Welcome to my all viewers, followers and subscribers. आज हमने अपना YouTube चैनल का शुरुआत किया है जिसका नाम है सोल, SOLE, सोल, जिसका पूरा मीनिंग है स्कूल ऑफ लीगल एसेंस। नाम से जाहिर है दोस्तों कि एक लीगल चैनल है और इसका संबंध कहीं ना कहीं से लॉ या लीगल से ही है। दोस्तों, इस चैनल की ज़रूरत क्यों हुई मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे और मैंने ये पाया कि एक सब्सटेंटिव चैनल ऐसा होना चाहिए जिससे आपको लॉ और लीगल की मैक्सिमम जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया है स्कूल ऑफ लीगल एसेंस। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए दोस्तों, तो मुझे ये याद आ रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने का वो कथन जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून और व्यवस्था ये दोनों चीज राजनीतिक शरीर की दवा है, और अगर ये राजनीतिक शरीर बीमार हो जाए तो इस दवा की ज़रूरत हो जाती है। और उनके हिसाब से दोस्तों इस राजनीतिक शरीर का महत्व जो है बहुत ज़्यादा था, जिसको कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इसको इंक्लूड करते हुए लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रोविज़न रखा था उसके पीछे सोच ये थी कि आम जनता को कभी भी राजनीतिक शरीर से, जैसे कि हमारा सरकार है, कानून है और भी चीज़ें हैं जो मशीनरीज हैं, उनसे इनको दिक्कत ना आए। इसीलिए उन्होंने ये कथन किया था कि राजनीतिक शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर ही उसका उपाय है, वही उसकी दवा है। दोस्तों, जो ये हमारा चैनल है, हमने ये चैनल बेसिकली उन लीगल एस्पायरेंट्स के लिए बनाया जो हमारे यहाँ नए नए लॉयर्स आ रहे हैं, बड़े लॉयर्स हैं उनके लिए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए, और जो आम जनता है, कॉमनर्स हैं, उनके लिए बनाया, ताकि उनको नियम, कानून और कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स के हर पहलू की जानकारी हो सके। और हमारी कोशिश यही है कि मैं आपको इसमें वो चीज़ें बताऊं जिसकी ज़रूरत इन जगहों पे पड़ती है। और इसके अलावा मेरा एक और ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि कानून के उन पहलू की विवेचना जो अभी भी बहुत अछूते हैं या उनका एक्सप्लेनेशन अभी तक कुछ अच्छे से नहीं किया गया है, कुछ पूरी तरह से नहीं किया गया है, इसके लिए हम समय समय पे अलग अलग कानून की धाराओं का या लीगल सब्जेक्ट का हम आपको एक स्पेसिफिक वीडियो ऐसा बना के देंगे जिसमें हम जो कानून का जानकारी है उसकी विवेचना आपको एक विस्तृत तौर पर करके हम देंगे। बहुत सब सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि जो हमारा पहला सीरीज होगा वो आखिर किसके लिए हो। तो हमने सोचा कि आज हम सबसे पहले अपना इससे नया सीरीज, फर्स्ट सीरीज, हम उन बडिंग लॉयर्स के लिए कर रहे हैं जो या तो इस प्रोफेशन में अभी अभी आए हैं या वो आने वाले हैं या वो आने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे नए भाई लोग, जो न्यू बडिंग लॉयर्स जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनके पास प्रैक्टिकलिटी की प्रॉब्लम रहती है, खासकर कोर्ट के प्रोसीजरल की, जिसकी कभी उन्हें कुछ भी पढ़ाई नहीं कराई गई है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है LLB की डिग्री कोर्स में जिससे कि उनको ये मालूम चले कि आखिर जो है कोर्ट में जो प्रैक्टिकल प्रोसीजरल्स हैं
कानूनों ने पढ़ लिया है, लेकिन जो वो पढ़ के आए हैं उसके इम्प्लीकेशंस के तरीके यहाँ पे क्या हैं इसकी जानकारी उनको नहीं रहती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम उन्हीं के लिए ये अपना सीरीज लेके आए। हमारा पहला सीरीज है और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि ये बडिंग लॉयर्स आते कैसे हैं, यहाँ इनका पूरा का पूरा जो है एक कानून की यात्रा कैसे शुरू होती है। ऐसा है दोस्तों कि हमारे देश में एक समय ऐसा था कि जब लॉ की डिग्री लेने के लिए बहुत कम लोग प्रोत्साहित रहते थे, लेकिन आज समय बदल गया है और आज ऐसा हो गया है कि नए बच्चे लोग इसको एज ए कैरियर फर्स्ट चॉइस में ले रहे हैं, उनका प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसमें। और देखिए मैंने ऐसे तो बहुत कम कॉलेज के नाम दिए हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके, क्लैट स्लैट अलग अलग जगहों के अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं इंट्रेंस के लिए। तो जब आप सबसे पहले जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए भागते हैं, उनका इंटरेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर लगभग एक सही डाटा तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इन एंट्रेंस टेस्ट में या इन कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए आते हैं। तो आप देखिए कि लगभग 950 लॉ स्कूल्स हैं और 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो हर साल इन कॉलेजेस में आते हैं, और लगभग 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर साल लीगल प्रोफेशन में आने की तैयारी करते हैं आफ्टर गेटिंग द LLB डिग्री। जब LLB डिग्री आपके पास मिल जाती है तो आप लॉयर्स हो जाते हैं। अब आपका पहला टारगेट होता है एडवोकेट्स बनने का, क्योंकि LLB डिग्री आपको लॉयर बनाती है, ना कि एडवोकेट्स। जब आप एडवोकेट बनने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स में रजिस्टर कराना होता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 के अंतर्गत हर स्टेट में बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना की गई है। जो भी बच्चे जहाँ से भी पास आउट करते हैं और उनको जिस जगह में भी वो अपना स्टेट या दूसरे स्टेट कहीं भी जहाँ भी वो अपना कैरियर एज एन एडवोकेट शुरू करना चाहते हैं, तो उनको उस स्टेट के बार काउंसिल के ऑफिस में विजिट करना होता है, उनको एक इनरोलमेंट नंबर लेना होता है, उसके बाद ही वो एडवोकेट बनते हैं। अब यहीं से उनकी वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसकी पढ़ाई अभी तक उन्होंने कहीं नहीं की थी। सबसे पहला जो उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन का। इसलिए हमने पहला चैप्टर इस सीरीज का रखा है, चैलेंजेस फेस्ड बाय देम बार काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन। बच्चे आते हैं यह एनरोलमेंट के लिए, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम उनको आता है कि आखिर हम बार काउंसिल में फॉर्म कैसे प्राप्त करें। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलने लगा है। आपको अपने जो है अपना स्टेट बार काउंसिल जो भी है आपका, वहाँ जा कर के आपको फॉर्म लेना होता है। फॉर्म लेने के बाद आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग फीसेस हैं, जो दिल्ली में है वो चेन्नई में नहीं है, चेन्नई में जो है वो हरियाणा में नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फीस अकॉर्डिंग टू स्टेट के बार काउंसिल के रूल्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने किया हुआ है। वहाँ आप वो फीस पे करेंगे और हर जगह के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही प्रोसीजर हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग जगह पे बदल जाते हैं। कहीं वो कुछ और चीज़ मांग लेते हैं, कहीं और चीज़ मांग लेते हैं, कहीं डोमिसाइल मांग लेते हैं, कहीं आपका आधार कार्ड से काम चल जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो खैर जो भी है वो आपको अपने स्टेट के बारे में जा कर के इंक्वायरी में मालूम हो जाता है और वहाँ से आपको जो है एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को आपको वहाँ भर के और उसके अकॉर्डिंगली फीस जमा करके और डॉक्यूमेंटेशन के साथ जमा करना होता है।
उसके बाद उनकी एक कमेटी होती है, वहाँ पे वो कमेटी क्या करती है कि उसको स्क्रूटनाइज करती है। स्क्रूटनाइज करने के बाद वो कमेटी आपको स्क्रूटनाइज करने के बाद वहाँ पे आपके फॉर्म को अप्रूव करती है, और उसके बाद हर कैंडिडेट को एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, उसके साथ एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। इस कंफर्मेशन के बाद वो बच्चे 2 साल के लिए एडवोकेट्स हो जाते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 साल तक के लिए, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस 2 साल तक। ये जो है प्रक्रिया, इसके बाद आजकल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIBE। ये साल में 2 बार होता है, बीच में कोरोना पीरियड में 1 साल होने लगा था, अब फिर से गवर्नमेंट ने, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको 2 साल के लिए शुरू कर दिया है। बार काउंसिल ही इसका प्लेस डिसाइड करती है कि एग्जामिनेशन कहाँ होगा, क्या टाइमिंग होगा, लेकिन ये तो तय है कि ये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम 1 साल में 2 बार होता है। अब इसमें पूछे क्या जाते हैं, इसमें आपका सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ दोनों का क्वेश्चन होता है, टेस्ट होता है। सिलेबस जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया 3 महीना पहले, डेट के ऑफ एग्जामिनेशन के पहले इसको पब्लिश कर देती है कि ये सिलेबस है, और उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कोई फिक्स नहीं रहता, वो अलग अलग ईयर पे अलग अलग वेरी करते हैं। एक्चुअली सच तो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो आउटपुट ऑफ एडवोकेट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए एग्जाम बनाया है, और वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हर साल का कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। अगर जो बच्चे इसमें नहीं पास कर पाते वो अगेन एंड अगेन दे सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, रीअपेयरेंस का कोई भी काउंटिंग नहीं है कि आप कितनी बार देंगे, आपने बस क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई करने के बाद ये जो क्वालिफाई करना है आपको, ये आपको उन्हीं 2 साल में कर देना है जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल स्टेट ने दे रखी है। इसके बाद जो है आप जब इसको पास करेंगे तो इसके लिए एग्जाम्स मिलने होगा, पेपर सेट हो गए, और मॉडल आंसर्स भी आते हैं, इसके एग्जामिनेशन हॉल रूल्स होता है। ये सारी चीज़ें आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे टाइम टू टाइम डिस्प्ले करते रहती है, और ये कोई मुश्किल नहीं, आपको कभी भी मिल जाएंगे। और जो क्या उसके फॉर्मेट्स हैं, क्या मैनर्स हैं, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। और अगर आपने एक बार इस एग्जामिनेशन को पास कर लिया तो आपको COP मिलता है। COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो आपको मिलता है। और एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया तो वो 2 साल का जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट ने दिया था कि हाँ 2 साल ही आपको प्रैक्टिस करना है उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे, वो अब खत्म हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही रहता है, इनरोलमेंट नंबर वही रहता है, लेकिन आप अब कंफर्म कर दिए जाते हैं कि आप एक परमानेंट एडवोकेट्स हैं। अब आपको और कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये है कि इसके लिए प्रिपरेशन क्या करते हैं। अब ये जो आपका एग्जाम होता है, तो ये अब हमारा ये प्रिपरेशन फॉर AIB, तो अब ये रहा कि आपका जब आप इनरोल हो गए हैं, आपने फॉर्म भर दिया AIB का, अब आखिर आपको उसमें पढ़ना क्या है, उसके प्रोसेस क्या है। तो AIB में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट्स है वो ऑलमोस्ट हर साल 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला सेक्शन होता है सब्सटेंटिव लॉ का, दूसरा सेक्शन होता है आपका प्रोसीजरल लॉ का। सब्सटेंटिव लॉ में जो आपने एक्ट्स वगैरह पढ़े हैं वो है, प्रोसीजरल लॉ में जो प्रोसीजरल लॉज हैं, जो लीगल प्रोसेस के लॉज हैं वो पढ़े हैं। सबसे यूनिक इस एग्ज़ाम में ये है कि आप इस एग्ज़ाम में बेयर एक्ट्स विदाउट एनी कमेंट्स लेके जा सकते हैं
ओपन बुक एग्जामिनेशन है और ओपन बुक एकदम सुन के अच्छा लगता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आता है। तो इसका जो है AIB का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, एक्सटेंसिव है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन होते हैं, वो किस किस सब्जेक्ट पे कैसे कैसे बटे होते हैं। देखिए, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उससे आपको 10 क्वेश्चन होते हैं ईच नंबर के, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। दूसरा होता है पेनल कोड IPC, आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा इसको, ये 8 नंबर का 8 क्वेश्चन। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, मतलब एक ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के इस पूरे प्रोसीजर स्पोर्ट से आएंगे। CPC में भी सेम 10 क्वेश्चन। एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसके बाद डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट है एक्चुअली, आपने पढ़ा होगा आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, उससे 4 क्वेश्चन है। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ इसमें इंक्लूडेड है, तो इससे 8 क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन। PIL का कोई एक्ट तो होता नहीं है, जो मुझे याद है जस्टिस PN भगवती के दिमाग के ऊपर थी, उन्होंने ही सबसे पहली बार जो है PIL का कंसेप्ट लेके आए थे, और इस पर आज भी कोई लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है। ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिशल का दायरा आता है इसमें। इससे 4 क्वेश्चन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन होते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी कोई कोडिफाइड लॉ तो है नहीं जिसको कोई बेयर कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये कि एक तरह से प्रोसीजरल लॉ है, इसके लिए बहुत सारे चीज़ें रहती है। उसके बाद प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। अच्छा, ये वो है जो आपको समय समय पे डराता रहेगा जब तक भी आप एडवोकेट में प्रैक्टिस करते रहेंगे कि भाई आपने क्या मिसकंडक्ट किया है और क्या प्रोफेशनल एथिक्स है, क्या आपको फॉलो करना है, तो उससे 4 क्वेश्चन। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन मात्र। एनवायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन, जबकि ये दोनों ऐसे लॉ हैं जिसपे आजकल का प्रैक्टिस का दायरा काफ़ी बड़ा हो गया है। साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बड़ा सेगमेंट बनने वाला है हिंदुस्तान में अभी। और ये 3 जो ऐसे सेगमेंट हैं देख रहे हैं, ये बड़ा वास्ट रूप ले रहे हैं हिंदुस्तान में। हम आपको अपने किसी न किसी वीडियो में इनके बारे में ज़्यादातर बताएंगे। फिर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन। लॉ एंड टोर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें 3 चीज़ है। लॉ ऑफ टोर्ट आपने पढ़ा हुआ पहले भी, और मोटर व्हीकल एक्ट है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है जो कंज्यूमर केस जिसको हम लोग कहते हैं। तो उससे इस तीनों से मिला के 5 क्वेश्चन। इसके बाद फिर आप आ जाइएगा तो टैक्सेशन है, टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सारे से मिला के 8 क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इससे। 4 5 3 1 2 3 4 5 इसमें एक्ट आ जाते हैं। बेयर एक्ट 4 5 है इसमें। लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आज के समय में हमारे नए जो बच्चे आते हैं उसको कहते हैं IPR में उनका उनको बहुत ही क्रेज होता है कि IPR में प्रैक्टिस करेंगे, उससे 2 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर के आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसी 100 क्वेश्चन में आपको क्वालिफाई करना है 100 नंबर में। जनरली 40-50% पर तो हर साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिफाई कराती ही है, इससे ज़्यादा नहीं रखते वो। तो अब जब आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो आप एडवोकेट बन जाते हैं, वो भी परमानेंट, आपका इनरोलमेंट नंबर परमानेंट हो जाता है, और आपको COP मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाती है। इस तरह से करके आप एक एडवोकेट बन जाते हैं। आप लॉ ग्रेजुएट नहीं रहे, लेकिन
समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती है। तो पहली समस्या थी जो बहुत ही साधारण थी, और समस्या तो अब शुरू होती है जब आप लॉ ग्रेजुएट हो से एडवोकेट बन जाते हैं, और जब आप अपने आप को इसमें कैरियर के रूप में इसको लेके आते हैं, और तब आपके पास ये ऑप्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या एवेन्यूज़ होते हैं, हमें कहाँ कहाँ जाना होता है, कौन से कोर्ट होते हैं, कौन से ट्रिब्यूनल्स होते हैं, क्या कॉर्पोरेट होता है, उसके अलावा क्या बैंकिंग है, क्या इंश्योरेंस है, कि क्या आईटी फील्ड है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है फील्ड है, इन सब में कैसे कैसे क्या क्या आपके स्कोप हैं, और आपको उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती है, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिकल अप्रोचेज रखने चाहिए होते हैं, इन सब के लिए हम आपको अपने अगले चैप्टर के दूसरे वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लोग देखते रहिए, मोस्ट व्यूअर रहेंगे, आप लोगों की फ़ायदा है, और आप इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, और आप बहुत प्रोत्साहित होकर के आप लोगों के इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के सामने लाऊंगा। तो इन सब के लिए जो है फिर हम अगले चैनल में अगले अपने चैप्टर में फिर से मिलते हैं। आपको यही बडिंग लॉयर्स का चैप्टर चलेगा कि अब आपके पास एवेन्यूज़ क्या हैं, उस एवेन्यूज़ की तैयारी कैसे करनी है, क्या करने हैं, यही सीरीज यही चैप्टर नेक्स्ट हम लेके आएंगे, ये सीरीज हमारा भी चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।